हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज से नया यूनिट हमारा। और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, देन हम वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा आप सब लोगों को पता है कि अपनी एग्जाम के अंदर इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं कि जैसे फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और आपको याद रखना है नाम C.F. वॉल्फ। ठीक है, C.F. वॉल्फ ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कंसीडर किए जाते हैं। अब इसी के साथ जो दूसरा नाम आपको याद रखना है वो है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, और ये नाम आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ये है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी। तो ये तो हो गया हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट लोगों के नाम। अब पंचानन माहेश्वरी की जो किताब है, बुक जो इन्होंने लिखी थी, उसके ऊपर भी सवाल आता है। और उस बुक की एक खास बात और है कि उस बुक का नाम चेंज किया गया था। पहले कुछ नाम था, फिर चेंज कर दिया था। तो वो नाम आपको दोनों याद रखने हैं, क्या पता कल को सवाल आ ही जाए। इनकी बुक का जो पहले नाम था वो था एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये था इनकी किताब का पुराना नाम, और ये 1950 के अंदर आई थी। फिर क्या हुआ, कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद में इस किताब का नाम जो है, टाइटल जो है वो चेंज कर दिया गया। और जो नया नाम दिया गया, नया नाम, वो नया नाम था रिसेंट एडवांसेस इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। और ये 1966 के अंदर आई। तो जो पुराना नाम है किताब का वो है एन इंट्रोडक्शन, और बाद में है रिसेंट एडवांसेस। अब ये दोनों के दोनों नाम हैं वो आपको आराम से याद रह जाएंगे। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो जो पहले किताब आई थी उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था। और जो नया है वो रिसेंट होता है, एडवांस होता है। तो नया जो है वो रिसेंट या एडवांस है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है। अब एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई है। उन डिस्कवरीज पे भी बहुत बार सवाल आते हैं। तो हम एक तरफ तो साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे, साइंटिस्ट नेम, और दूसरी तरफ उनकी जो डिस्कवरीज थी वो लिखेंगे। सबसे पहले पहला नाम आता है एन ग्र्यू का। एन ग्र्यू, नियमान ग्र्यू। आप ये देखना, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उससे आपको सारा ये याद रह जाएगा, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। एन ग्र्यू ने
ये कहा था डिस्कवरी करके कि जो स्टेमन होता है, स्टेमन, स्टेमन फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि एन ग्रू ने फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन की डिस्कवरी करी थी एज स्टेमन। उन्होंने कंफर्म किया था कि स्टेमन है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। अभी मैं आपको लास्ट में देखो ट्रिक बताऊंगा, देखना आप पूरा। दूसरे साइंटिस्ट हैं जैकब कैमरेरियस, जैकब कैमेरियस, जैकब कैमेरियस 1694 के अंदर इन्होंने मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की डिस्कवरी करी थी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की, यानी कि सेक्सुअलिटी की, लैंगिकता की डिस्कवरी करी थी इन्होंने फ्लावर में। उसके बाद में तीसरा नाम आता है जोसेफ कोलरेटर। जोसेफ कोलरेटर ने पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, परागण का महत्व क्या है, और उसमें भी इंसेक्ट पॉलिनेशन का रोल क्या होता है वो बताया। इन्होंने दो बातें बताई, एक तो पॉलिनेशन इंपॉर्टेंस, पॉलिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो बताई, और रोल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, रोल ऑफ इंसेक्ट इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ये बताया था। फिर चौथा नाम आता है एमिकी का। एमिकी, एमिकी बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने 1830 के अंदर पोलन ट्यूब की डिस्कवरी करी थी। पोलन ट्यूब, पराग नलिका, उसकी डिस्कवरी करी थी। एक नाम आता है स्ट्रासबर्गर का, स्ट्रासबर्गर। इन्होंने 1884 के अंदर सिनगैमी की डिस्कवरी करी थी। सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब होता है एक्चुअल फ्यूजन ऑफ, एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, मेल एंड फीमेल गैमिट्स। और एक लास्ट नाम आता है नावासचिन का, नावासचिन। इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी करी थी, नावासचिन डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप एक बार ये सारे के सारे नाम देखो और उनकी डिस्कवरीज देखो। आपको एक छोटी सी ट्रिक टाइप बताता हूं जिससे आपको याद रह जाएगा थोड़ा बहुत इसमें, और एग्जाम के अंदर इनसे सवाल तो लगभग लगभग आते ही आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन। देखो पहला नाम है एन ग्रू का। आप एक बार ऐसे पढ़ के देखो, एन स्टामेन, दोनों पढ़ने में ऐसे एक साथ आते हैं, एन स्टामेन, ठीक है। तो एन ग्रू ने स्टेमन की डिस्कवरी करी, मतलब कि वो ही सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन वही होता है, इस बात का पता लगाया, तो एन स्टामेन याद रह जाएगा। दूसरा जैकब कैमरेरियस, कैमेरियस, कैमेरा, जैकब ने कैमरा से, कैमरे की हेल्प से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसकी डिस्कवरी करी, क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, तो कैमरे की हेल्प से उन्होंने डिस्कवरी करी। बस ये याद रखने के लिए और कुछ नहीं है। अब उसके बाद में देखो एमिकी,
एमिकी मैथमेटिशियन थे, बायोलॉजिस्ट नहीं थे। एमिकी, एम फॉर मैथमेटिशियन। और मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने पोलन ट्यूब की डिस्कवरी करी थी। स्ट्रासबर्गर, एस फॉर स्ट्रासबर्गर, एस फॉर सिनगेमी, स्ट्रासबर्गर, सिनगेमी। नावास्चिन, डबल एन आ रहा है इनके नाम में, स्टार्टिंग में भी एन, लास्ट में भी एन, तो इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी करी थी। ठीक, एक नाम बच जाता है कॉलरेटर का। कॉलरेटर ने पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस बताई थी, वो लास्ट में याद रख लेंगे। तो ये कुछ नाम है। अब एक और इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं सेल बायोलॉजी की फील्ड में, जिन्होंने सेल थ्योरी में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, कोशिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था चीजें। इनका नाम है स्लाइडेन। स्लाइडेन। और स्लाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप लिख लेना, मैं बता देता हूं। देखो, जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है, तो एम्ब्रियो सैक और पोलन ट्यूब जो है उनके बीच में इन्होंने कुछ रिलेशन बताया था। ये है एम्ब्रियो सैक और ये है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, एम्ब्रियो सैक और पोलन ट्यूब। स्लाइडेन ने क्या कहा था, ध्यान से सुन लेना। स्लाइडेन ने कहा था कि जो पोलन ट्यूब का टिप होता है, आगे वाला भाग होता है, वो भाग तो एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। और जो एम्ब्रियो सैक होता है, वो एम्ब्रियो सैक इंक्यूबेटर की तरह कार्य करता है, निवेशक की तरह कार्य करता है। इंक्यूबेटर पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब के टिप से एम्ब्रियो बनवाएगा। ये बात कही थी स्लाइडेन ने, आप लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। लिखो, इन्होंने कहा कि पोलन ट्यूब के टिप से, पराग नलिका के अग्रभाग से, पोलन ट्यूब के टिप से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो सैक इंक्यूबेटर की तरह कार्य करता है, इंक्यूबेटर की तरह कार्य करता है। तो ये आपको कुछ और साइंटिस्ट के नाम वगैरह से याद रखना है, यहां से सवाल आते हैं। अब हम आते हैं फ्लावर के ऊपर। फ्लावर की स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट समझिए। देखो, प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी ग्रुप्स है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, और जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। इन सारे ग्रुप्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्लावर है वो खाली एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो है वो ओव्यूल्स तो बन जाते हैं, लेकिन फ्लावर नहीं बनता है, एंजियोस्पर्म में ही होते हैं। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म की विशेषता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर एंजियोस्पर्म की विशेषता है। दूसरा, अब भाई एंजियोस्पर्म में फ्लावर बन रहा है, तो ये फ्लावर क्या कर रहा है, मतलब क्यों बन रहा है, इसका क्या फायदा है। जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होता है। तो इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात भी हो गई कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है। नाउ, अगर आपसे ये पूछे कि एंड प्रोडक्ट क्या है, अंतिम उत्पाद क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको बताना है कि फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड ये एंड प्रोडक्ट है।
फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद एक टर्म आता है एंथेसिस, ये याद रखना है, एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई फ्लावर है, आपने गुलाब का फूल देखा होगा, तो ये फ्लावर की बड है, ठीक है, ये है पुष्प कलिका, पुष्प कलिका, फ्लावर बड, ठीक। ये फ्लावर बड जब ओपन हो जाएगी और फूल जो है वो खुल जाएगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंथेसिस। तो एंथेसिस क्या है? पुष्प कलिका के खुलने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, फ्लावर बड, पुष्प कलिका के खुलने की प्रक्रिया है, वो फ्लावर बड होती है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। क्लियर हो गया ये? इसको कहते हैं एंथेसिस। ये नाम आपको याद रखना है, छोटा सा नाम है, याद रखना। फिर आप सब लोगों ने एक बात सुन रखी होगी, एक स्टेटमेंट सुन रखा होगा, और वो स्टेटमेंट है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। हम ये कहते हैं ना, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। पुष्प जो है वो रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है, पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। सुन रखा है ये? अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। शूट का मतलब होता है स्टेम एंड लीव्स। शूट का मतलब, प्ररोह का मतलब होता है तना और पत्तियां। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम वापस से पढ़ें तो हम क्या कहेंगे कि पुष्प या फ्लावर रूपांतरित तना और रूपांतरित पत्तियां हैं। बिल्कुल सही है, रूपांतरित तना है और रूपांतरित पत्तियां हैं। पुष्प होता है वो रूपांतरित तना होता है और रूपांतरित पत्तियां होती हैं। चलिए कैसे, ध्यान से देखो। देखो, स्टेम जो होगा, स्टेम पर नोड्स होती हैं, ठीक है, और ये जो नोड्स होती हैं, इन नोड से लीफ का फॉर्मेशन होता है, लीफ का निर्माण नोड से होता है। तो जब ये तना रूपांतरित होगा तो उसके साथ ये नोड भी रूपांतरित होगी, और रूपांतरित नोड से लीफ जो बनेगी वो भी रूपांतरित बनेगी। आपने पढ़ा है कि ये शीर्षस्थ विभज्योतक है, एपिकल मेरिस्टेम। कुछ ऐसा सा होता है एपिकल मेरिस्टेम। इसे आप कह सकते हो शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये जो स्ट्रक्चर्स है वो है लीफ प्रिमोर्डिया, लीफ प्रिमोर्डिया, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि यदि यहां पर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होना, भाई फ्लावर नहीं बनना, अभी अभी रिप्रोडक्टिव सीजन नहीं आई है तो फ्लावर नहीं बनेगा। अगर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होना है तो लीफ प्रीमोर्डिया लीफ का निर्माण करेंगे, लीफ निर्माण। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो तने का निर्माण करेगा, स्टेम का निर्माण। लेकिन हमको तो क्या बनाना है? फ्लावर बनाना है ना। तो फ्लावर कैसे बनेगा
उसके लिए ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो रूपांतरित हो जाता है। और रूपांतरित होकर वो कैसे रूपांतरित होता है, अब समझ लो, सारी प्रोसेस अभी काम की है। सबसे पहले तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये रूपांतरित होगा, और रूपांतरित होने के बाद में ये बनाएगा थैलेमस या रिसेप्टाकल। तो ये बन गया थैलेमस। इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, जिसके ऊपर पुष्प बैठेगा। जो पुष्प का आसन है वो होता है पुष्पासन, थैलेमस। कौन है ये थैलेमस? रूपांतरित तना है। अब इस रूपांतरित तने पर ये जो लीफ प्रीमोर्डिया होते थे, ये लीफ प्रीमोर्डिया अब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म होकर के बनाएंगे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सुन रखा होगा, बाह्य दल, दल, उसके बाद पुंकेसर, जायांग, ये सारी चीजें। देखो, ये तो है रूपांतरित तना। इस रूपांतरित तने के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कहलाता है गाइनोशियम। इस गाइनोशियम के अंदर प्लेसेंटा बनेगी, और जो प्लेसेंटा बनेगी उसके ऊपर बनेंगे ओव्यूल। तो ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा, और फिर बाद में जाकर के उससे सीड का फॉर्मेशन वगैरह होगा, वो बाद में देखेंगे। तो ये बन गया हमारे पास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ जो दूसरे लीफ प्रीमोर्डिया है वो बनाएंगे स्टेमन। तो इस तरीके से ये स्टेमन बन गए। कौन बना रहा है? वो मॉडिफाइड लीफ बना रही है। जो लीफ प्रीमोर्डिया लीफ का निर्माण करते थे, अब ये पुष्प या भागों का निर्माण करेंगे। इतना बनने के बाद ये बनेंगे अब हमारे पास में पेटल्स, पंखुड़ियां बनेंगी, जिनको हम कोरोला कहते हैं, वो बन जाएंगे। ये कोरोला बन गया, ठीक। और सबसे अंत में बाहर की साइड में ये बन गया बाह्य दल, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। तो एक पूरे फ्लावर के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती है, आप वो समझो। सबसे बाहर की तरफ जो बना है इसको कहते हैं सेपल, और सेपल सारे जो होते हैं उनको मिला के कहते हैं कैलिक्स। सेपल को कैलिक्स कहते हैं, सारे सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो संरचना बनी है इसको कहते हैं पेटल, पंखुड़ी, और ये है कोरोला, दल, वो बाह्य दल, ये दल। तीसरी जो संरचना है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक तो है तंतु, फिलामेंट, और एक होता है एंथर, परागकोश, एंथर। इन दोनों को मिला के कहते हैं स्टैमन। स्टैमन कहते हैं इन दोनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा का काम पॉलिनेशन के टाइम पोलन ग्रेन को धारण करने का होता है। ये नली जैसी स्ट्रक्चर है, नाल जैसी संरचना है, इसको कहते हैं स्टाइल। और आधारीय फूले हुए भाग को कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, इनको हिंदी में कहते हैं बीजांड। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के कहते हैं कार्पल। इन तीनों को कार्पल कहते हैं, कार्पल, अंडप। और ये कार्पल है वो गाइनोशियम का भाग होता है, और स्टेमन है वो एंड्रोशियम। तो अब आपको देखो, ये सारी संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, इनमें से
और ये थैलेमस है, थैलेमस। ठीक, इस थैलेमस के अंदर 4 नोड होती है। ये जो नोड है ना, स्टेम में तो होती है। थैलेमस जो है वो तो रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना। तो रूपांतरित तने के अंदर नोड तो होगी, और नोड से लीफ का निर्माण होता है। यहां की नोड से सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, इनका निर्माण होता है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। पुष्प के जिस भाग से हम उसे पकड़ते हैं, इसको कहते हैं पुष्प वृंत। इंग्लिश में कहते हैं पेडिसल या पेडिकल। पेडिकल का मतलब होता है पुष्प को पकड़ने वाला भाग, यानी फ्लावर स्टाक। फ्लावर स्टाक, पुष्प को पकड़ने वाला भाग। अब आप एक चीज ये समझो कि भाई, फ्लावर को पकड़ने वाले भाग को हम पेडिकल कहते हैं, पुष्प वृंत। कई सारे हमारे पास में ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर पुष्प क्रम में पुष्प लगते हैं, अकेला फूल नहीं लगता, बहुत सारे फ्लावर एक साथ लगते हैं ऐसे। जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी कोई एक फूल नहीं है, वो फूलों का गुच्छा है। जैसे हमने कहा कि फूल को पकड़ने वाली संरचना को कहते हैं पेडिसल या पेडिकल, तो पुष्प वृंत को पकड़ने वाले भाग को कहते हैं पेडंकल। पेडंकल, पेडंकल का मतलब होता है पुष्प क्रम वृंत, जिससे हम फूल को पकड़ते हैं, सॉरी, जिससे हम पूरे पुष्प क्रम को पकड़ते हैं, इनफ्लोरेसेंस को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं पुष्प क्रम वृंत। बात समझ में आई आपको? ये आपको याद रखना है। अभी अपन और चीज देखते हैं। तो आपके पास जो पूरा का पूरा फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या क्या भाग हैं देखो। सबसे पहले एक भाग है थैलेमस, पुष्पासन। थैलेमस, आपसे पूछे थैलेमस क्या है, तो आप बताना थैलेमस है मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस इज मॉडिफाइड स्टेम। दूसरा आपसे ये पूछे कि और क्या क्या भाग है, तो आप बताना कैलिक्स है एक, तो एक कोरोला है, एक एंड्रोशियम है, और एक गाइनोशियम है। ठीक है, अगर ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम की बात करें, तो ये चारों के चारों रूपांतरित पत्तियां हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं। कैलिक्स सबसे बाहर प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में होगा तो उसकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन का। तो कैलिक्स का काम है टू प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, बड स्टेज। जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में होता है तो प्रोटेक्शन का काम। कोरोला है वो कलरफुल पार्ट होते हैं, पंखुड़ियां कलरफुल, रंगीन होते हैं, इसलिए ये जो कोरोला है वो अट्रैक्शन का काम करता है, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इन दोनों में से, चारों में से, ये जो कैलिक्स कोरोला है, इनको कहते हैं सहायक अंग, नॉन इसेंशियल या असेसरी ऑर्गन।
ये नॉन इसेंशियल है, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके बिना भी हो सकता है। लेकिन जो जननांग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो तो जरूरी है। इसलिए इन दोनों को कहते हैं इसेंशियल ऑर्गन्स, या इनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसेंशियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये चारों के चारों रूपांतरित पत्तियां हैं, मॉडिफाइड लीव्स। ये बात हो गई हमारे पास में एक फ्लावर की। बनता कैसे है? तो बनेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम से। पूरा का पूरा जो शूट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। पूरा शूट मॉडिफाई हो गया। तो शूट का मतलब होता है तना और पत्तियां। तना भी रूपांतरित हो गया, पत्तियां भी रूपांतरित हो गई। तना रूपांतरित होकर थैलेमस बनाएगा, पत्तियां रूपांतरित होकर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम बनाएगी। तो ये हुआ हमारे पास में एक बार के लिए इस फ्लावर के बारे में थोड़ी बहुत बातें। अच्छा, एक और चीज, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ये किसने कहा था? गोथे ने कहा था, ये याद रखना। गोथे ने कहा। तो गोथे के अनुसार फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, गोथे के अनुसार पुष्प रूपांतरित तना होता है। अब आपको मैं और चीजें बताता हूं। जैसे कई सारे हमारे पास में नेचर में ऐसे अपवाद मिलेंगे, या नेचर के अंदर हमको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है म्यूसेंडा। म्यूसेंडा। अब इस म्यूसेंडा के बारे में क्या खास बात है? म्यूसेंडा प्लांट के अंदर जो कैलिक्स होता है, उस कैलिक्स का एक सेपल बाह्यदल, ये रूपांतरित होकर के एक ब्राइट लीफ जैसा बन जाता है। ब्राइट लीफ, ठीक है, चमकीली ऐसे पत्ती सी बन जाती है। और ब्राइट लीफ का काम होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का। पॉलिनेटर अट्रैक्शन, पॉलिनेटर अट्रैक्शन का काम होता है म्यूसेंडा प्लांट के अंदर, याद रखना। ये जो म्यूसेंडा प्लांट के अंदर ब्राइट लीफ है, इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। एडवर्टाइजिंग फ्लैग क्या काम का है? ये एडवर्टाइजिंग फ्लैग पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के काम का है। मतलब कुछ नहीं है, जैसे ये पत्ती है और ये पत्ती चमकीली बन जाएगी। चमकीली बन जाएगी तो इस पत्ती को देख करके पॉलिनेटर्स आएंगे, बस ये काम है इसका। तो म्यूसेंडा का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अच्छा, दो और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक तो है बांस का, बंबू प्लांट। ये जो बांस का प्लांट है, ये अपनी लाइफ में 50 से 100 सालों के बाद, 50 से 100 सालों में एक बार फ्लावर देता है। एक में एक बार फ्लावरिंग करता है। 50 से 100 सालों में एक बार फ्लावरिंग करता है। एक और प्लांट है जिसका नाम है नीला कुरंजी। नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी जो फ्लावर होता है या प्लांट होता है, इसका बॉटनिकल नाम है स्ट्रोबिलेंथस। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये प्लांट 12 साल में एक बार
एक बार फ्लावरिंग करता है, 12 साल में एक बार पुष्पन करता है। इस प्लांट की एक और खास बात है कि ये हमारी साइड में नहीं पाया जाता, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में पाया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गई जानकारी हमारे पास में पूरी की पूरी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर भी जो यूनिट होती है एंड्रोशियम की, उसकी बात कर रहे हैं स्टेमन, यूनिट स्टेमन। और जो स्टेमन है जिसे कहते हैं पुमंग, ये एक मॉडिफाइड लीफ है, मॉडिफाइड लीफ। लेकिन बेटर शब्दों में कहें तो मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल होती है, मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल, ये याद रखना। अब चीज समझिए यहां से क्या निकल के आती है। जैसे अभी अपन बात करेंगे कि एंड्रोशियम क्या है या स्टेमन क्या है उसकी, तो स्टेमन का निर्माण कहां पे होता है? थैलेमस पे होता है ना, हमने अभी पढ़ा था, मॉडिफाइड शूट है। तो ऐसे समझो कि ये कोई थैलेमस है, ठीक है, और स्टेमन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, वैसे तीन पार्ट्स होते हैं स्टेमन के, तीन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। अभी देखेंगे कौन कौन से थ्री पार्ट्स। ये स्टेमन है, सॉरी ये थैलेमस है। इस थैलेमस से एक स्टेमन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ऐसे, और इसके ऊपर इस तरीके से एंथर बन जाएगा। आई बात समझ में? यह है पूरा स्टेमन, कंप्लीट स्टेमन। अब इस स्टेमन में जो ऊपर वाला भाग है यह कहलाता है एंथर, एंथर। और ये एंथर फर्टाइल भाग है, फर्टाइल, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो ये फर्टाइल होता है। दूसरा, नीचे का ये जो पार्ट है ये है फिलामेंट, फिलामेंट। और जो फिलामेंट पार्ट है वो स्टेराइल पार्ट है, स्टेराइल। समझ में आया? देन उसके बाद इस फिलामेंट का जो नीचे का भाग है, नीचे का पार्ट फिलामेंट का, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल का मतलब पास में, तो भाई ये किसके पास में है? थैलेमस के पास में। ध्यान से सुनना मेरी बात, पूरे स्टेमन का निर्माण थैलेमस से होता है, इसलिए थैलेमस के रेस्पेक्ट में बोला गया है कि कौन सा पार्ट पास में है, कौन सा दूर है। सो थैलेमस के जो पास में है उसे कहते हैं प्रोक्सिमल एंड। तो हम ये कहेंगे कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन, कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोक्सिमल एंड ऑफ स्टेमन थैलेमस से जुड़ा होता है, थैलेमस से जुड़ा है। और इस फिलामेंट का दूर वाला भाग थैलेमस से दूर है, उसे कहते हैं डिस्टल एंड। ये एंथर से जुड़ा है, एंथर से जुड़ा है। आ रही है बात समझ में? ये एंथर से जुड़ा हुआ है। तो जो पास में है उसे प्रोक्सिमल कहते हैं, जो दूर है उसे डिस्टल कहते हैं। तो ये प्रोक्सिमल डिस्टल शब्द बहुत बार आते हैं हमारे सामने,
समीपस्थ, दूरस्थ, ऐसे समझो। ये तो हो गया एक थैलेमस के बारे में और उसके फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, पतला सा लंबा पतला तंतु होता है, और कुछ नहीं है ये। इसको तो अपन छोड़ देते हैं यहीं पर। मेन चीज है यहां पे एंथर। एंथर के ऊपर आते हैं। इस एंथर में तीन पार्ट, मतलब सॉरी, इस पूरे स्टेमन में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर, जो हमको दिख रहा है बाहर से। एक होता है कनेक्टिव, योजी उत्तक, जो हमको बाहर से नहीं दिखता, इसकी काट काट के देखेंगे तो अंदर से दिखेगा। और एक होता है फिलामेंट। आई बात समझ में? तो एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, ये तीन होते हैं। नाउ एंथर के ऊपर बात करते हैं। बहुत सिंपल सा है एंथर। स्टेमन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एंथर के ऊपर बात करेंगे। देखो ये जो एंथर है इस तरीके से दिखाई देता है बाहर से, और हम एक टिपिकल एंथर की बात कर रहे हैं, एक प्रारूपिक उमंग की बात कर रहे हैं। अब आप एक चीज जरा सोचना, हमने दो मूंगफली के दाने लिए। मूंगफली का दाना होता है ना एक, वैसे दो दाने ले लिए और दोनों मूंगफली के दानों को चिपका दिया, ऐसे चिपक गया ये। समझ में आई बात आपको? अब हमारे पास जो एक एंथर है उसमें मूंगफली के दो दाने हैं। उन दोनों दानों को कहते हैं दो लॉब्स। तो एक एंथर में दो लॉब होती है। इसके बेसिस पे इस एंथर को कहते हैं बाइलॉब्ड। दो लोब है तो इसे कहते हैं बाइलॉब्ड। क्लियर? आगे देखिए, अगर इस एंथर का काट काट के देखें ऐसे, अनुप्रस्थ काट, ट्रांसफर सेक्शन, तो हमको आसानी से इस अनुप्रस्थ काट में चार गोल संरचनाएं दिखाई देंगी। ये चार गोल संरचनाएं दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके की चार गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। अब ये चारों गोल स्ट्रक्चर्स की क्या खास बात है अभी बात करते हैं। और ये ऐसे दिखाई देता है। अब जरा समझने की कोशिश करना कि हम लोब किसको बोल रहे हैं। देखो, एक ये जो साइड है ना, ये वाली साइड, इसको कह रहे हैं एक लोब। ये एक लोब है। और जो दूसरी साइड है, इधर वाली साइड, ये दूसरी लोब है। ठीक है, तो आपको अब आसानी से समझ में आ गया कि एक एंथर के अंदर दो लोब्स होती हैं। ये भी एक पूरी लोब है, और दूसरी तरफ जो दूसरी है वो भी पूरी की पूरी एक लोब होती है। एक एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट है, एक ये लोब और एक ये लोब। इतनी बात तो हो गई हमारे पास में लोब के बारे में। अब आपको एक लोब के अंदर दो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट और ये इधर नीचे वाला पार्ट, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स को कहते हैं थीका। थीका का मतलब होता है कोस्ट। तो एक एंथर में दो लोब होती है, और अब हम बात करेंगे इसके थीका के बारे में। तो होते हैं दो थीका इन
ईच लोब, 2 थीका होते हैं हर लोब के अंदर। इसके बेसिस पे इस एंथर को कहते हैं डाइथीकस। डाइथीकस एंथर है ये। अच्छा, आपको एक लोब में 2 अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं और उन भागों के अंदर आपको ये गोले जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, गोल गोल स्ट्रक्चर्स। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, उससे पहले एक लोब में 2 थीका होते हैं, तो टोटल कितने थीका है यहां पे? टोटल 4 थीका। ये चीज समझ में आई? और हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो 4 के अंदर कितनी हुई? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके बेसिस पे इस एंथर को कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, चतुष्क बीजाणुक, बीजाणुधानिक। तो एक टिपिकल एंथर में, एक एंथर में 2 लोब होती है, इसलिए इसे बाइलोब्ड कहते हैं। हर लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए डाइथीकस कहते हैं। टोटल 4 थीका में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। क्लियर हो? मूंगफली के 2 दाने थे, दोनों दाने एक एक लोब है। एक दाने में 2 कोटिलीडन होते हैं, तो हर कोटिलीडन एक थीका है, और उस थीका के अंदर बीच में आपको माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगी। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो कि ये एक मूंगफली का दाना है, और इस मूंगफली के दाने में आपको 2 कोटिलीडन्स दिखाई देते हैं इस तरीके से। ये हमारी एक लोब है, इधर वाला एक थीका, उधर वाला एक थीका। ये मान लीजिए कि दूसरा मूंगफली का दाना है, इसमें भी 2 थीका है। ऐसे इन दोनों दानों के अंदर अंदर की साइड से लंबी ऐसे खाली माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जिनमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और यहां पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये कैसे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल इन एंथर। एंथर में लॉन्गिट्यूडनल होती है। होपफुली आप इमेजिन कर पा रहे होगे, जैसे ये पेन है, ये अगर मान लो खोखला पेन होता अंदर से खाली, ऐसे 4 पेन है और उन चारों पेन के ऊपर हम सेल्स का एक कवर बना देते, तो 4 पेन होते ऐसे। वो चारों पेन में से हर पेन है वो एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता। तो ये होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। एक एंथर के अंदर 2 लॉब्स होती हैं। 2 जो लॉब्स होती हैं, इन दोनों लॉब्स में 2-2 थीका होते हैं। हर थीका के सेंटर में एक जो है वो आपके सामने गोल सी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है एंथर की, ये चतुष्क कोणीय है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजिया एट ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गई एक हमारे पास में सबसे जो नॉर्मल टाइप का होता है उस एंथर की बात। एक कॉमन एग्जाम्पल है ये। अब प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं तरह तरह के अपवाद, तो उन अपवादों की बात कर लेते हैं अपन। देखो कैसे, जैसे हमारे पास में एक प्लांट है जिसका नाम है कॉटन। ये बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली से। हमारे पास में दूसरा प्लांट है वॉल्फिया। ये बिलोंग करता है एरेसी फैमिली से।
हमारे पास में है एक और प्लांट मोरिंगा। मोरिंगा, और ये बिलोंग करता है मोरिंगेसी फैमिली से। अब मैंने इन प्लांट्स के नाम क्यों लिए, देखना ध्यान से। इन प्लांट के एंथर को आप देखोगे तो उस एंथर में मूंगफली का एक ही दाना होता है, मतलब एक लोब होती है। यहां पर एक ही लोब है, ऐसे वन लोब, एक लोब। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा उसमें एक लोब में भी दो थीका थे, मतलब एक दाने में दो कोटिलिडन थे। अब सोचो कि इसके अंदर एक ही कोटिलिडन है, एक ही थीका है, होता है ऐसा, और उस एक ही थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, टू माइक्रोस्पोरेंजिया। आई बात समझ में? इन तीनों के एंथर में एक ही लोब है, एक ही थीका है, माइक्रोस्पोरेंजिया दो है, इसलिए इन एंथर को कहते हैं मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट। ये देख लेना ध्यान से, एक थीका है इसलिए मोनोथीकस, और दो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसलिए बाइस्पोरेंजिएट। मोनोथीकस बाइस्पोरेंजिएट एंथर किस में पाए जाते हैं? या तो आपको फैमिली के नाम से पूछेंगे, मालवेसी, एरेसी, मोरिंगेसी, या आपको प्लांट के नाम पे पूछ ले, कॉटन वोल्फिया, मोरिंगा, ये सब जैसा पूछे, जो पूछे उसके हिसाब से आपको आंसर देना है इसका। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया एक हमारे पास में एग्जाम्पल। अब दूसरी बात करते हैं। अब हमारे पास में और ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक प्लांट है जिसका नाम है आरसी यूथोबियम। आरसी यूथोबियम, आरसी यूथोबियम। ये जो आरसी यूथोबियम है, ये प्लांट बिलोंग करता है सेंटेलेसी फैमिली से। सेंटेलेसी। और इस प्लांट की क्या खास बात, इसके एंथर में एक लोब होगी, एक थीका होगा, और एक माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। यानी कि ऐसी कंडीशन, तो इसके एंथर को क्या कहेंगे? मोनोथीकस मोनोस्पोरेंजिएट। तो मोनोथीकस, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में आया हुआ है। मोनोथीकस और मोनोस्पोरेंजिएट किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आरसी यूथोबियम के अंदर। चलो, इतनी बात हो गई हमारे पास में। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये विकसित होकर पोलन सैक बनाती है। पोलन सैक, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा उसी से पोलन ग्रेन बनेंगे। तो अंत में जाकर के पोलन ग्रेन इसी को बनाने हैं, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन बनेंगे तो इसको सैक कहते हैं। सैक का मतलब थैला, इस थैले के अंदर पोलन ग्रेन भरे हुए रहेंगे। क्लियर हुई ये बात? अब ये जानकारी हो गई हमको एंथर के बारे में। एंथर की अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, एक स्टेमन की बात करें, तो दो पार्ट होते हैं। एंथर फिलामेंट, फिलामेंट में दो एंड होते हैं, डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड। फिर उसके बाद में एंथर की बात करते हैं, तो एंथर जो एक टिपिकल एंथर होता है, उस एंथर के अंदर दो लोब्स होती हैं, हर लोब में दो थीका होते हैं, हर थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इसके बेसिस पे एक टिपिकल एंथर को क्या कहते हैं? बाइलोब्ड डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर कहते हैं। लेकिन प्रकृति के अंदर मिलते हैं अपवाद, जैसे मालवेसी, एरेसी, मोरिंगेसी फैमिली के अंदर
एक लोब है, एक थीका है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और जो आरसी यूथोबियम है सेंटेलेसी फैमिली का, उसमें एक लोब, एक थीका, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ऐसे करके हमारे पास में ये होता है। चलो अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ये जरूरी है। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, एक एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। अगर आप एक टिपिकल एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे ऐसे, तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, ध्यान से देखना। इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर आपको हर थीका में नियरली सर्कुलर, एकदम गोल तो नहीं बट नियरली सर्कुलर माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगी 4। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर एक लेयर है जिसे कहते हैं टेपेटम। ये चारों में है, ठीक है ना, और पूरी है ये राउंड में, ऐसे मत सोचना आधी बनाई है, ये पूरी ऐसे है टेपेटम। क्लियर। टेपेटम के बाद में आपको मिलेंगी मिडल लेयर्स। ये 2 से 3 लेयर थिक होती है, मिडल लेयर्स मिलेगी ऐसे। मिडल लेयर के बाद एक लेयर मिलती है, उसे कहते हैं एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के बाद सबसे लास्ट में मिलती है एपिडर्मिस। तो एक एंथर के टीएस में आपको ये 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, 4 मेम्ब्रेन्स दिखाई देती हैं। और इस एंथर के दोनों लोब्स को सेपरेट करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है। ये बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये है एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इसका काम क्या है? ये सेपरेट करती है दोनों लोब्स को, सेपरेट 2 लोब्स, दोनों लोब्स को ये सेपरेट करने का काम करती है। वेल, हम आते हैं हमारे लेयर्स के ऊपर। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर की लेयर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के अंदर की लेयर मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर की लेयर टेपेटम। हर माइक्रोस्पोरेंजियम में एक अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनस मास होता है ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल सबके अंदर होता है ये होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर उसके बाद ये जो होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये बिहेव करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, जो 2n होती है। इसको शॉर्ट में कहते हैं MMC। इसी सेल को हम कह सकते हैं पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। ये भी मतलब वही तो सेल है, इसको कहते हैं PMC। हर सेल, ईच सेल, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो 4 पोलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक कैलोज नाम का केमिकल है उससे बंधे हुए रहते हैं। तो ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये N होता है, हैप्लॉइड होता है ये। तो ये है हमारे पास में एक एंथर के TS के बारे में। अभी हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके इन डिटेल बात करते हैं चारों लेयर के बारे में। अगर आप इसकी चारों लेयर्स की बात करोगे तो आपको सबसे
अंदर की तरफ जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी टेपेटम। ये टेपेटम, टेपेटम के अंदर भरी हुई है मास ऑफ सेल्स, ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं। इस टेपेटम के बाहर आपको मिलेंगी मिडल लेयर्स, और मिडल लेयर 2 से 3 सेल थिक होती है, लेयर होती है, 2 से 3 सेल थिक लेयर होती है। मिडल लेयर के भी बाहर जाओगे आप, पहले तो मिडल लेयर 2 से 3 सेल थिक होती है ऐसे। मिडल लेयर के बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा एंडोथीशियम की एक लेयर, सिंगल सेल थिक होती है एंडोथीशियम, ये सेल्स होती है एंडोथीशियम की। और एंडोथीशियम के भी अगर आप बाहर जाओगे तो आपको मिलेगी एपिडर्मिस की सेल्स, ये एपिडर्मिस सेल्स होती हैं इसे। तो अब हमारे सामने 4 लेयर्स प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, उसके बाद में एंडोथीशियम, उसके बाद में मिडल लेयर्स, मिडल लेयर्स, उसके बाद में टेपेटम, उसके बाद में ये है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। क्लियर हो गया ये चीज आपको? तो ये हुआ हमारे पास में 4 लेयर्स के बारे में सिंपल सिंपल बात। अब देखो डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, अच्छा, ये जो चारों लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपेटम, मिडल लेयर, इन चारों को मिला के कहते हैं एंथर वॉल। इन चारों को क्या कहेंगे? एंथर वॉल कहेंगे। ये चारों की चारों प्रोटेक्शन का काम भी करती है, एंथर के डेहिसेंस का काम भी करती है, और बहुत सारे इनके रोल हैं जो हम इन डिटेल एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार ध्यान से समझना। हमारे पास एंथर के डेवलपमेंट में क्या पॉइंट समझने लायक है, देखो। एक जो एंथर होता है, डेवलपिंग यंग एंथर, यंग एंड डेवलपिंग एंथर, उस यंग एंड डेवलपिंग एंथर में आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, और आपको दिखाई देगा इस तरीके से, बहुत सारी सेल्स हैं, उनका होमोजेनस मास, ऐसे। अब इसमें जो सेकंड लेयर है, वो सेकंड लेयर है हाइपोडर्मिस। कौन सी लेयर? ये वाली लेयर, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। अच्छा, इस हाइपोडर्मिस की सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं। कौन से डिवीजन? पेरिक्लिनल डिवीजन, ऐसे। यह है पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। मैं बता दूं आपको पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है। हाइपोडर्मिस में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है, देखो। जैसे मान लो कि ये कोई ऐसे सेल्स बनी हुई है, ठीक है, ऐसे सेल्स है। अगर कोई डिवीजन पेरिफ्री के पैरेलल होता है, ऐसे, ठीक, इसे कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन।
पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन का मतलब होता है पैरेलल टू पेरिफ्री, परिधि के समांतर, पैरेलल। अगर ऐसा डिवीजन हो जाता है इसको कहते हैं एंटीक्लिनल, एंटीक्लिनल, पेरिफ्री के परपेंडिकुलर, एंटीक्लिनल। तो हाइपोडर्मिस की सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ। अब आप खुद देखो कि अगर इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया तो ये फर्स्ट लेयर बन गई, ये सेकंड लेयर बन गई, सारी सेल्स हैं, ये जैसे सेल्स हैं, इन सब के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन ऐसे हो जाएगा तो दो लेयर बन जाएगी ना, अपर लेयर लोअर लेयर। तो पेरिक्लिनल डिवीजन से जो लेयर, हाइपोडर्मिस की सेल्स को कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। हाँ, ये याद रखो, आर्किस्पोरियल सेल्स है ये, हाइपोडर्मिस की ही सेल्स है, आर्किस्पोरियल सेल्स। इन आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन से बनती हैं दो लेयर्स, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं प्राइमरी पेरिटल सेल्स, प्राइमरी पेरिटल सेल्स। और जो इनर लेयर होती है इसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। जो प्राइमरी पेरिटल सेल्स होती हैं, ये प्राइमरी पेरिटल सेल्स बनाती है एंथर वॉल, और जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो आपको पता ही है क्या बनाएगी, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। क्लियर हो गई ये बात आपको? अब एंथर में एंथर वॉल और स्पोरोजिनस सेल्स कैसे बनती है, मैंने छोटा सा आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में वो बताया। अब अपन बात करते हैं एंथर वॉल की। एंथर वॉल, एंथर वॉल में 4 लेयर्स होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, 4 परतों का मिलके बना होता है ये। इन चारों में से क्या क्या है देखिए। 4 परतों में से जो फर्स्ट है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होंगी वो सेल्स सिंपल, वो सेल्स क्या करेंगी कि एक तो सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर, ठीक है, ये आउटर मोस्ट होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा देने का कार्य करती है ये। बस एपिडर्मिस के बारे में इतना ही है ना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक प्लांट है जिसका नाम है एलेंजियम, एलेंजियम। इसकी एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसकी एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, याद रख लेना ये, ठीक है। फिर एक प्लांट का नाम अभी पढ़ा था आरसी यूथोबियम, आरसी यूथोबियम। इस प्लांट की जो एंथर है, एंथर की जो एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के ऊपर फाइबर थिकनिंग पाई जाती है, फाइबर थिकनिंग। फाइबर थिकनिंग की वजह से एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर का निर्माण होता है। ये तो हो गई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस पर फाइबर की थिकनिंग पाई जाती है ऐसे, इसे कहते हैं एक्सोथीशियम। जैसे एंडोथीशियम है वैसे ही एक्सोथेशियम, एक्सोथेशियम इसमें होता है, आरसी यूथोबियम में एक्सोथीशियम पाई जाती है, एलएनजीएम में
हमारे पास एंथर की एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये याद रखना है। क्लियर? आगे बात करते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर है वो है हमारी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम के अगर लेयर के बारे में बात करें तो आपको पता है ये एपिडर्मिस के नीचे होती है, सेकंड लेयर होती है, ये सेकंड लेयर है, सेकंड परत होती है। अब इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एंडोथीशियम, जैसे ये एंडोथीशियम है, इस एंडोथीशियम के ऊपर यू आकार के सेल्यूलोज के रेशे, सेल्यूलोज के फाइबर की थिकनिंग होती है। ऐसी थिकनिंग होती है कि हमको यू जैसी कई स्ट्रक्चर्स दिखती है, ऐसे ये थिकनिंग है जो मैं अभी बना रहा हूं ना, ये गहरे काले रंग की, ये थिकनिंग है। एंडोथीशियम के ऊपर यू आकार की, यू शेप की अल्फा सेल्यूलोज, अल्फा सेल्यूलोज, और उस अल्फा सेल्यूलोज के साथ साथ अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है। देखो सेल्यूलोज जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, आर्द्रताग्राही, नमी को अवशोषित करता है। तो यू थिकनिंग की वजह से ये आर्द्रता ग्राही हो जाता है। ठीक है, आर्द्रताग्राही मतलब हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। और हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से एंडोथीशियम जो है उसका मेन रोल होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के स्फुटन में। तो एंडोथीशियम का मेन रोल क्या है? डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर है। अब क्योंकि ये एक लेयर है तो प्रोटेक्शन तो करेगी करेगी, तो प्रोटेक्शन भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेनली डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये होता है इसका काम। क्लियर हुआ? ये एंडोथीशियम के बारे में हमारे पास में सिंपल सिंपल सी बातें थी। अब ये जो एंडोथीशियम है इसके बाद आती है मिडल लेयर, तीसरी लेयर है मिडल लेयर। इन केस ऑफ मिडल लेयर क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे पहले ये 2 से 3 लेयर की परत होती है, 2 से 3 लेयर थिक होती है ये। दूसरी बात, मिडल लेयर एफिमेरल होती है, एफिमेरल, अल्पकालिक, यानी बहुत ज्यादा समय तक ये नहीं रहती। लिख लो एक पॉइंट, जब एंथर मैच्योर होता है, जब एंथर मैच्योर होता है, जब एंथर मैच्योर होता है तब मिडल लेयर टूट जाती है। इसका काम है फूड स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का काम करती है ये, एफिमेरल नेचर की होती है, फूड स्टोरेज का काम करती है। अब अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें, हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ प्लांट्स हैं, नाम लिखो, कोकिनिया, जैसे रेननकुलस, जैसे होलोप्टेलिया, जैसे लीलियम,
ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर मिडल लेयर स्थायी होती है, परसिस्टेंट। इनमें मिडल लेयर परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट। मिडल लेयर परसिस्टेंट स्थायी होती है, कहीं नहीं जाती। बाकी में तो अल्पकालिक होती है, टूट जाती है। और एग्जाम्पल लिखो। ग्लोरियोसा नाम का प्लांट है। इस प्लांट के मिडल लेयर पर एंडोथीशियम की तरह ही थिकनिंग पाई जाती है। लिख लो आप। इसमें मिडल लेयर पर एंडोथीशियम की तरह थिकनिंग पाई जाती है। इसमें मिडल लेयर पर एंडोथीशियम की तरह थिकनिंग पाई जाती है। एक और एग्जाम्पल लिखो। वोल्फिया। वोल्फिया नाम का प्लांट है और इस प्लांट के अंदर मिडल लेयर एब्सेंट होती है। वोल्फिया में मिडल लेयर एब्सेंट होती है। दो फैमिली और लिखो, नाजाडेसी और लेमनेसी। इन फैमिली में भी मिडल लेयर एब्सेंट होती है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में मिडल लेयर के बारे में। अब ध्यान रखना कि सबसे बाहर की एपिडर्मिस, दूसरे नंबर की एंडोथीशियम, और इनका क्रम भी याद रख लेना, और तीसरे नंबर की मिडल लेयर्स। ये तीनों की तीनों प्रोटेक्शन का काम भी करती है एंड डेहिसेंस का काम भी करती है। तो तीनों की तीनों प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस दोनों का काम करती हैं। ये क्लियर हो गई ये बात आपको? चलो अब आते हैं हमारे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर टेपेटम के ऊपर। टेपेटम। आप इस टेपेटम की स्थिति देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये है टेपेटम और इस टेपेटम ने घेर रखा है उन सेल्स को जो कि फ्यूचर में पोलन ग्रेन बनाएगी। तो मतलब टेपेटम है वो पोलन ग्रेन को सराउंड करेगी, इसलिए इसकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है। इसका काम डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को सुरक्षा देने का है। इसका काम डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का है। देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देख के क्या क्या बातें पता चल रही है? डायग्राम देख के पता चल रही है कि टेपेटम इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर। दूसरा क्या पता चल रहा है? टेपेटम सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। बीजाणु जन उत्तक को घेरती है टेपेटम। और इसके बारे में जो बातें हैं वो देख के पता नहीं चलेगी। होता क्या है टेपेटम के अंदर कि डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। डीएनए कंटेंट इंक्रीज। डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे तो ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगी, पॉलीप्लॉइड नेचर की। तो आपको टेपेटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, ट्राई न्यूक्लिएट हो सकता है। तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो टेपेटम की सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ये तो हो गई बात टेपेटम के बारे में थोड़ी बहुत। अब एक बार हम टेपेटम के फंक्शन समझ लेते हैं।
सिंपल सिंपल फंक्शंस। चलिए देखिए, अगर मैं टेपेटम के फंक्शन की बात करूं तो टेपेटम का पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इसको टू एमएमसी, जिसको पीएमसी भी बोल सकते हैं, एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। एमएमसी एंड पीएमसी एंड डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। दूसरा, ये सीक्रेट करती है श्रावण कार्य, सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? नंबर 1, एंजाइम, जैसे कैलोज, सम हॉर्मोन्स, सॉरी कैलेज, कैलेज, सम हॉर्मोन्स जैसे स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे उबिश बॉडीज, जैसे पोलन किट, पोलन किट, ये सब चीजें ये टेपेटम रिलीज करती है। अब इनमें से जो स्पोरोपोलेनिन एंड उबिश बॉडी है, ये एक्साइन बनाती है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। आगे पता चल जाएगा। पोलन ग्रेन की एक्साइन बनाने का काम उबिश बॉडी और ये स्पोरोपोलेनिन ये करते हैं। पोलन किट क्या है? पोलन किट एक ऑयली लेयर है, ऑयल की सी लेयर है ऑन पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के ऊपर एक चिकनी ऑयल की लेयर है, ठीक है। ऑयल की लेयर है इसलिए ये स्टिकी है, स्टिकी है तो ये पॉलिनेटर से चिपक जाती है, पॉलिनेटर से चिपक जाती है। एक चीज तो ये, अगर इसके कलर की बात करें तो ये होती है येलो कलर की। अब कलर इसका येलो है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम कर। ये हो गया हमारे पास में इसके छोटे छोटे फंक्शंस। अभी अपन एक काम करते हैं, कुछ अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे अगर आप एप्पल की टेपेटम देखेंगे, एप्पल फ्लावर की, एप्पल के फ्लावर की टेपेटम में रेड ब्राउन पिगमेंट होता है, रेड ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एक प्लांट है एनीमोन, एनीमोन टेपेटम। एनीमोन टेपेटम में वॉलेट पिगमेंट होता है, वॉलेट पिगमेंट होता है, ठीक है। ये दो बातें तो ऐसे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेपेटम की। टाइप्स देखो, टाइप्स में दो बेसिस के ऊपर टाइप्स बता रखे हैं। पहला, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन। दूसरा है बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। ओरिजिन के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे, दोनों बेसिस के ऊपर है। सो बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन फंक्शन। नाउ अगर ओरिजिन के बेसिस पे, उत्पत्ति कहां से होती है, कहां से बनती है,
टेपेटम। हमने अभी पीछे देखा था कि जो डेवलपिंग एंथर होता है उसमें आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, आउटर इनर लेयर बनती है, आउटर लेयर से एंथर वॉल बनती है, तो उसी से टेपेटम बनती है। बट कुछ जगह पर आते हैं अपवाद, जैसे ये है, मान लीजिए कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स। इसके बाद ये है टेपेटम। अब टेपेटम की सेल्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, इन्हें कहते हैं सी टेपेटम। और कुछ ऐसी होती है जो पेरिटल टिश्यू से बनती है, उसे कहते हैं पी टेपेटम। अभी अपन ने पढ़ा था ना प्राइमरी पेरिटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो जो प्राइमरी पेरिटल सेल्स हैं जिससे पूरी एंथर वॉल बन रही थी उससे बनती है। तो पी टेपेटम किससे बनती है? ये प्राइमरी पेरिटल सेल्स से बनती है। और सी कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। मैंने बताया था ना आपको कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे आपके पास में ये कोई एंथर की एक टीएस है, तो यहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहां पे अंदर ही दिखेगा ये कनेक्टिव टिश्यू। ये बाहर से दिखाई नहीं देता है, अंदर से दिखाई देता है। तो सी टेपेटम और पी टेपेटम है वो कैसे होती है? पी टेपेटम पेरिटल सेल से बनती है, सी टेपेटम है वो जो है वो इससे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। अब एक महान प्लांट है, उस प्लांट का नाम है एंटी राइनम मेजस। एंटी राइनम मेजस स्नैपड्रैगन प्लांट। इस प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पाई जाती है, जैसे हम मिराबिलिस जलापा के अंदर पढ़ते हैं ना जेनेटिक्स में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस 1:2:1 का रेशियो, सेम टू सेम वही पिंक फ्लावर रेड फ्लावर वो वाले टाइप के। तो एंटीराइनम मेजस टाइप का जो है ये है। इस प्लांट में टेपेटम है वो स्पोरोजिनस टिश्यू से बनती है, टेपेटम स्पोरोजिनस टिश्यू से बनती है। आई बात समझ में? ये तो ये हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शन की बात करें तो फिर से ये दो टाइप की होती है। एक होती है अमीबॉइड, एक होती है ग्लैंडुलर या सीक्रेटरी। अमीबॉइड कह दो या फिर जो है इसको सीक्रेटरी कह दो। अमीबॉइड का दूसरा नाम प्लाज्मोडियल टेपेटम, प्लाज्मोडियल टेपेटम। और इसका दूसरा नाम होता है सीक्रेटरी, सेक्रेटरी स्रावी। और इसका नाम है पेरिटल टेपेटम। अब पहले तो दोनों का काम समझो। ये जो हमारी टेपेटम है, लेट सपोज ऐसे है ये, ध्यान से समझना। और इस टेपेटम के अंदर आपको पता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे।
होता क्या है कि अमीबोइड टेपिटल उसको बोलते हैं जो कि ब्रेक हो जाती है, ब्रेक। अगर ये सेल्स ब्रेक हो गई ऐसे, तो इन सेल के अंदर का जो मटेरियल था वो तो ऐसे फैल जाएगा ना, ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद इनका साइटोप्लाज्म स्पोरोजीनस टिश्यू में, स्पोरोजीनस टिश्यू के चारों तरफ फैल जाता है, फैल जाता है ये। और दूसरी तरफ हमारे पास में ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी है, नाम से ही समझो ग्लैंड की तरह काम कर रही है। ये टूटती नहीं है, ये क्या टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होती। और अंदर का जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो भी यहां पर प्रेजेंट है, सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेयर टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। तो इसका जैसा नाम है सीक्रेटरी, तो ये क्या करेगी, सीक्रेशन, श्रावण का कार्य करेगी, श्रावण कार्य। अभी जो मैंने पीछे लिखाए थे ना, वो सारी चीजें श्रावण करने का कार्य यही करती है। तो ये दो टाइप की है बेस्ड ऑन फंक्शन। अब बात आती है कि भाई कौन सी किस में पाई जाती है। अमीबा अमीबोइड है, जो टूट जाए वो पुराने टाइप का होता है, ठीक है। अमीबोइड जो है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। और जो ग्लैंडुलर है, जो ना टूटे, वो एडवांस्ड एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में टेपेटम के बारे में, उसके क्या रोल्स है, उसके क्या टाइप्स है, बस छोटा मोटा है इतना ही याद रखना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब अगर आप लोगों को और अच्छे से मेरे साथ तैयारी करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशंस को जो है वो कंटिन्यू करते रहिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे चर्चा करेंगे एंथर से स्पोरोजेनस टिश्यू और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है उसके ऊपर। थैंक यू।